आज we are going to discuss today on the topic growth and development of plant pathogens. और before going to that topic, कुछ जो important terms and terminology है वो इस we have to know, हमें जानना जरूरी है कि what is the pathogenesis or what is the parasitism. Pathogenesis means that the process by which a disease is developed on the host, and the parasitism is the process by which a parasite parasitizes the host plant. So there are two types of the parasitism. एक जो parasitism होता है वो beneficial भी हो सकता है, और खासकर जिसको हम सिम्बियोसिस फार्म में भी देखते हैं, जैसे माइकोराइजा, ये बेनिफिशियल है। दूसरा जो है वो हार्मफुल पैरासिटिज्म है, जिसमें जो पैरासाइट है वो पैथोजेंस की तरह बिहेव करता है, और पैथोजेंस की तरह जब वो बिहेव करता है तो उसके कारण जो पूरी प्रोसेस होती है उसको पैथोजेनेसिस कहते हैं, जिसके बाद डिजीज का डेवलपमेंट होता है। पैरासाइट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पैरासाइट इज an organism which depend on the living tissues for its growth or development. और ये it may or may not be pathogenic. Pathogenic भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब now come to this कि जो pathogenic जो organisms हैं based on their nature of their completing life cycle or based on their nature of multiplication, इनको भी अलग अलग कैटेगरीज में रखा है उनके नेचर के बेस पे। अब वो जो पैरासाइट है दैट तो उसको हम फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसे वो जो पैरासाइट्स जो कि मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब होस्ट नहीं मिलता तो वो सेप्रोफिटिकली ग्रो करने लगते हैं, और उनको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, या ऐसे पैरासाइट्स या ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बेसिकली वो सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, लेकिन जब उनको होस्ट मिलता है ससेप्टेबल तो वो पैरासिटाइज करते हैं होस्ट को, और उनको बोलते हैं हम फैकल्टेटिव पैरासाइट या ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऐसे वो सभी प्रकार के पैरासाइट्स जो केवल लिविंग टिश्यूज पे ही मल्टीप्लाई होते हैं और जो जिनकी साइकिल लिविंग होस्ट पे ही कंप्लीट होती है, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम नेक्रोट्रॉफ बोलते हैं। नेक्रोट्रॉफ में बेसिकली तो वो पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन वो पहले वो किल करते हैं होस्ट टिश्यूज को, एंड देन दे starts growing and developing on those dead tissues which are being caused by
the toxins or the enzymes released by those pathogens. तो अगर किसी होस्ट में कोई पैथोजन अगर मल्टीप्लाई करता है या आगे डेवलप करता है तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, दैट क्या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसमें आना चाहिए। तो पहली एक विशेषता ये है दैट द पैथोजेंस जो भी है वो उनमें एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो दे मस्ट हैव कैपेसिटी टू कॉलोनाइज द होस्ट। तो दूसरा they should be comfortable enough to take nutrition from the host body. They must be competent and to respond or to subvert or to avoid the immunity response of the host, and they must be able to multiply or replicate using host resources. तो होस्ट रिसोर्सेज का मतलब है कि होस्ट सेल्स को यूज करते हुए, होस्ट के सेल साइटोप्लाज्म को यूज करते हुए उनमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मल्टीप्लाई कर सके। और पांचवा जो है कि वो उनमें ये कैपेसिटी हो कि वो उस होस्ट से बाहर निकले और एक नए होस्ट में उनका फैलाव हो, ये भी उनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से वी कैन हैव a different quality of these plant pathogens. इसके बाद the another aspect of related to growth and development of pathogen is the host range. होस्ट रेंज के आधार पर जो फाइटोपैथोजेंस हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं प्लांट टाइप्स के आधार पे, या जो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है, एज उस प्लांट का है, टिश्यूज है, ऑन दैट बेसिस द डिफरेंट फाइटोपैथोजेंस दे डिफर टू ईच अदर। और जो पैथोजेंस में जो डिफरेंस है वो होस्ट स्पेसिफिसिटी को लेकर भी इनमें देयर आर वेरिएशन अमंग द प्लांट पैथोजेंस। कुछ ऐसे प्लांट पैथोजेंस हैं होते हैं जो which are only limited to single species of the host plant or single species of the plant, जैसे रस्ट पैथोजन है। तो जैसा व्हीट रस्ट, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट पे ही डिजीज कॉज करेगा। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट का जो पैथोजन है वो दूसरे क्रॉप पे डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो सम ऑफ पैथोजेंस हैव ओनली वन टारगेट स्पीशीज ऑफ द प्लांट। दूसरे फाइल अदर पैथोजेंस जो होते हैं कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि दे कैन अटैक ओनली वन जीनस ऑफ द प्लांट। एक जीनस की कई सारी स्पीशीज हो सकती हैं जिसके उन सभी स्पीशीज पे वो अटैक कर सकते हैं। और ऐसे भी पैथोजेंस होते हैं जो वाइड होस्ट रेंज में कई सारे होस्ट को जो इन्फेक्ट कर सकते हैं, जो which belonging to many families, maybe of the same family or other family. तो इसके साथ साथ जो पैथोजेंस का जो होस्ट रेंज है उसमें या पैथोजेंस के में जो वेरिएशन है एक दूसरे में वो प्लांट पार्ट्स में भी है कि some of the pathogens can only grow on the roots or maybe on the stems या leaves में या fruits में
या वेजिटेबल्स में या फ्लोएम में या जाइलम में या कॉर्टिकल रीजन में, या फिर कुछ ऐसे भी पैथोजेंस होते हैं जो यंग टिश्यूज या सकुलेंट टिश्यूज को ही इन्फेक्ट करते हैं। लेटर स्टेज में जैसे ही ओल्डर टिश्यूज हो जाते हैं तो वहां पे वो इन्फेक्शन नहीं कर सकते। इस आधार पे जो पैथोजेंस हैं उनमें वेरिएशंस मिलते हैं, और वो वेरिएशंस के आधार पे जो पैथोजेंस हैं उनके नंबर ऑफ होस्ट अलग हो सकते हैं, उनका जो प्लांट पार्ट्स, अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स है वो अलग हो सकते हैं। इसके बाद हमें we should know about the inoculum. What is the meaning of inoculum? तो inoculum जो है वो any propagule of the plant pathogens which is capable of causing infection is known as inoculum. Or when any propagules of the pathogen, when it comes in the contact with the host, it causes the infection, then it is known as inoculum. और जो inoculum potential है ये capability है, the capability of the propagules of the plant pathogens to cause the infection or to initiate the disease on the host plant. So inoculum potential को it can be also defined as the resultant of the action of the environment, the vigor of the pathogen to establish an infection, or the successful of the infection is also dependent on the susceptibility of the host as well as the amount of inoculum present on the host surface or the host organs which are to be infected. So as a whole we can say that the inoculum potential is the most important single factor which determines the success of infection. तो जो इनाकुलम पोटेंशियल है वो ये डिसाइड करता है कि इन्फेक्शन की प्रोसेस सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी। इसके बाद आते हैं डिजीज साइकिल। तो डिजीज साइकिल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिजीज साइकिल जो है इट्स अ सीरीज ऑफ डेफिनेट इवेंट्स, कई स्टेप्स की सीरीज होती है, और इन स्टेप्स के कारण डिजीज का डेवलपमेंट होता है और जो प्लांट पैथोजेंस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है या प्रोपोगेशन होता है। अब ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं दे इंक्लूड द पैरिनेशन और सर्वाइवल, डिस्पर्सल, देन इनोकुलेशन, फिर प्री पेनिट्रेशन या पेनिट्रेशन, फिर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद कॉलोनाइजेशन या इन्वेजन, इसके बाद पैथोजेंस की ग्रोथ एंड देयर रिप्रोडक्शन। ये सभी all these are the events which lead to the development of disease. इसको हम पैथोजेनेसिस भी बोलते हैं डिजीज साइकिल को, और इसमें इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये इट्स डिजीज साइकिल और पैथोजेनेसिस is a series of events that occur in succession during a pathogenic relationship of a pathogen and host that leads to the disease development. And those events include the source of perpetuation of the pathogen, then mode of the spread of the propagules of pathogens from the source reaching to the host and subsequently causing infection. Infection means causing establishing a relationship, a parasitic relationship with the host plant.
and as soon as the parasitic relationship is established, the further the invasion or colonization of the host tissues. इसमें it is also been observed, ये भी देखा गया कि किसी भी पैथोजन की लाइफ साइकिल में ये सभी इवेंट्स पूरे होते हैं। तो किसी पैथोजन की जो लाइफ साइकिल है वो डिजीज साइकिल से काफी सिमिलर होती है और डिजीज साइकिल से इन्फ्लुएंस्ड होती है। पैथोजेनिसिटी को भी हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये किसी पैरासाइट या पैथोजन की एबिलिटी है कि वो जो होस्ट प्लांट की नॉर्मल प्रोसेस को इंटरफियर करे और होस्ट प्लांट के अंदर अलग अलग प्रकार के एबनॉर्मलिटीज कॉज करे, जिसके फलस्वरूप होस्ट प्लांट्स में वो एबनॉर्मलिटीज वो सिम्टम्स के रूप में नजर आए। ये उस पैथोजन की एबिलिटी कहलाती है, पैथोजेनिसिटी। अगर हम पूरे डिजीज साइकिल के अलग अलग इवेंट्स को देखें तो इसपे हम पूरे वो इवेंट्स देख सकते हैं कि किस तरह से जो पैथोजन के प्रोपेगेशन के माध्यम से जो पैथोजन सरवाइव करता है या पैथोजन स्पोरुलेट करता है, तो वो उस पैथोजन के स्पोरुलेशन के फलस्वरूप जो पहली प्रोसेस है वो है डिस्पर्सल या डिसेमिनेशन की, जिसके माध्यम से वो हेल्दी होस्ट पे या न्यू होस्ट पे वो पहुंचता है जहां उसका अटैचमेंट होस्ट से होता है, होस्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है उसका अटैचमेंट। इसके बाद फर्दर वो पैथोजेंस के जो प्रोपेगेशन हैं वो जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होके वो होस्ट टिश्यूज को फर्दर उसके अंदर प्रवेश करते हैं और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसको हम ये बोलते हैं कि होस्ट और पैथोजेंस के बीच में पैरासिटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई है। और इसके बाद पैरासिटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई है और इसके बाद फर्दर होस्ट प्लांट के अंदर ग्रो करते हैं, जिसके फलस्वरूप अलग अलग प्रकार के जो सिम्टम्स हैं या जो लीजन डेवलपमेंट है वो होस्ट प्लांट्स में दिखाई देते हैं और फर्दर फिर से इसमें जो पैथोजेंस हैं वो उनमें स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, स्पोरुलेट होते हैं, फिर से वही प्रक्रिया जारी होती है। ये इसका एक जो डायग्रामेटिक डिजीज साइकिल का हम इसमें देख सकते हैं कि जो एप्पल स्कैब डिजीज है इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो सर्वाइवल है इसका पैथोजन का एप्पल स्कैब जो वेंचुरिया इक्वेलिस के द्वारा होता है, इसका जो सर्वाइवल है वो फॉलन लीव्स पे स्यूडोथीसिया के फॉर्म में पेरिथीसियल फॉर्म में इसका सर्वाइवल होता है और आफ्टर सर्वाइवल इसमें एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और एस्कोस्पोर्स के माध्यम से इसमें होस्ट प्लांट में इन्फेक्शन पैथोजन काज करता है, जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है। फर्दर हम देखते हैं कि एस्कोस्पोर्स के बाद इसमें कोनिडियल प्रोडक्शन शुरू होता है। कोनिडियल प्रोडक्शन फिर से वो कोनिडिया डिसेमिनेट होते हैं, फिर से वो जर्मिनेट होते हैं होस्ट प्लांट में जाके और फिर से वो इन्फेक्शन काज करते हैं। ये जो कोनिडिया प्रोडक्शन के माध्यम से ये रिपीटेड साइकिल कहलाती है, जिसको एसेक्सुअल साइकिल भी बोलते हैं।
और जो स्यूडोथीसिया के माध्यम से जो पैथोजन का सर्वाइवल होता है, वो सेक्सुअल साइकिल है। तो एसेक्सुअल साइकिल के माध्यम से ये कई एक सीजन में, एक क्रॉप में कई इसकी जनरेशन हो जाती हैं, इस पैथोजन की कंप्लीट हो जाती है कोनिडिया के माध्यम से। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। या फिर अ, कुछ ऐसे भी पैथोजेंस हैं जिनमें जिनकी लाइफ साइकिल में एक या एक से ज्यादा होस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, खासकर व्हीट रस्ट के केस में, इसमें मेन होस्ट व्हीट है और इसका जो अल्टरनेट होस्ट है वो बारबेरी है। इसमें अगर हम देखें कि जो रिपीटेड साइकिल है वो व्हीट पे हमें दिखाई दे रही है, जिसमें यूरोडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यूरोडोस्पोर्स पत्तियों पे दिखाया गया, ये पत्तियों पे लॉज होते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग के माध्यम से यूरोडोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, फिर जर्मिनेट होके स्टोमेटा के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पे फिर इनका डेवलपमेंट होता है, कॉलोनाइजेशन होता है, फिर से यूरोडोस्पोर्स बनते हैं। इसके बाद उनका डेसिमिनेशन होता है और फिर से वो नए होस्ट में पहुंचते हैं, जहाँ फिर से वो फिर से इन्फेक्शन काज करते हैं। तो इस तरह से ये रिपीटेड साइकिल है जो होती है इसमें दिखाई गई है। और इसी के साथ आगे ये बताया गया है कि जो रोडोस्पोर्स है लेटर स्टेज में जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती तो उन्हीं जगहों पे एक दूसरी स्टेज ले लेती है, जिसको हम टेलिशियल स्टेज, जिसमें टेलिटोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। टेलिटोस्पोर्स जनरली तब बनते हैं जब जो व्हीट की क्रॉप है वो मैच्योर होने लगती है, या व्हीट की क्रॉप जब हार्वेस्ट होने की स्थिति में आती है। ये जो टेलिटोस्पोर्स हैं, इन्हीं के माध्यम से पैथोजन सर्वाइव करता है। ये आ, उसी अवस्था में, ये डोरमेंट स्टेज में ये जो टेलिटोस्पोर्स हैं, ये व्हीट में बने रहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आती हैं, तो ये टेलिटोस्पोर्स जर्मिनेट होके बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। बेसिडियोस्पोर्स फर्दर बारबेरी लीफ पे जर्मिनेट होते हैं, जो कि एक अल्टरनेट होस्ट। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि आ, आ, या तो एक ही होस्ट में उस पैथोजन की साइकिल कंप्लीट हो जाती है, या कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जिनमें एक या एक से अधिक होस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब उनकी साइकिल कंप्लीट होती है। तो इसमें जो बारबेरी लीव्स है, इसमें स्पर्मोगोनियल या स्पर्मेशियल या पिग्नियल स्टेज कहलाती है। और इससे जो पिग्नियल स्टेज है, स्पर्मोगोनियल स्टेज से जो पिग्नियोस्पोर्स या स्पर्मोगोनियो स्पोर्स बनते हैं, वो फर्दर जर्मिनेट होके और फिर जिनमें डाइकैरोटाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद ये एसियो स्पोर्स बनाते हैं। और ये एसियो स्पोर्स फिर से वो बारबेरी लीफ में नहीं जर्मिनेट हो सकते, तो फिर से वो व्हीट पे जर्मिनेट होते हैं और वो इन्फेक्शन काज करते हैं रस्ट के फॉर्म में। तो इस तरह से हम ये डिजीज साइकिल को देख सकते हैं। अब जो इनाकुलेशन है, उसमें इनाकुलम का इन्वॉल्वमेंट होता है। इनाकुलम दो तरह का होता है, प्राइमरी इनाकुलम और सेकेंडरी इनाकुलम। प्राइमरी इनाकुलम से प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इनाकुलम से सेकेंडरी इन्फेक्शन। इनाकुलम की डेंसिटी ये डिटरमाइन करती है, ये बताती है कि ये डिजीज का डेवलपमेंट किस तरह से होगा। और फर्दर जो स्टेप्स हैं इसमें दी हुई हैं कि कैसे इन्फेक्शन होता है, फिर इन्वेजन होता है, फिर कॉलोनाइजेशन होता है होस्ट टिश्यूज का, फिर कैसे एग्जिट करता है पैथोजन होस्ट से, कैसे सरवाइव करता है, फिर कैसे डेसिमिनेशन होता है, और इस तरह से वो डिजीज की पूरी प्रोसेस। इसमें ये भी जानना जरूरी है कि दो तरह की डिजीजेज हैं,
या दो तरह के पैथोजेंस हैं जो डिजीज डेवलपमेंट में जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है, या दो तरह के पैथोजेंस हैं जो जिनका मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप डिजीज उत्पन्न होती है। तो पहला जो क्लास है उसमें जिनको हम बोलते हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज। ये वो डिजीजेज हैं जिनकी एक क्रॉप सीजन में केवल एक ही साइकिल कंप्लीट होती है। और इस तरह की जो डिजीजेज हैं, जो बीमारियां हैं, इसमें there is only one type of inoculum, that is the primary inoculum, which causes the primary infection. तो एक इनोकुलम जो जिसके माध्यम से पैथोजन ओवर विंटर करता है या सरवाइव करता है, उसके माध्यम वो प्राइमरी इनोकुलम कहलाता है। उसी के माध्यम से डिजीज का डेवलपमेंट होता है, वो प्राइमरी इन्फेक्शन के माध्यम से। जब डिजीज डेवलप होती है तो फिर इसमें जो इसका डेसिमिनेशन है वो प्राइमरी इनोकुलम के फॉर्म में उसका डेसिमिनेशन होता है। दूसरी जो क्लास है वो है पॉलीसाइक्लिक डिजीजेस जिनको बोलते हैं, और इनको सेकेंडरी डिजीज साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि मोनोसाइक्लिक में पैथोजेंस, जो भी पैथोजेंस इसमें रहते हैं उनकी एक साइकिल कंप्लीट होती है। सेकेंडरी डिजीज साइकिल में जिनको पॉलीसाइक्लिक डिजीजेस बोलते हैं, इसमें पैथोजेंस की कई एक ही क्रॉप सीजन में कई साइकिल कंप्लीट होती है। और इसमें दोनों तरह के इनोकुलम पाए जाते हैं, प्राइमरी इनोकुलम भी और सेकेंडरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम बेसिकली प्राइमरी इन्फेक्शन काज करते हैं, जिसके फलस्वरूप जब प्राइमरी इन्फेक्शन के फलस्वरूप पैथोजेंस की ग्रोथ होती है, तो उसके फलस्वरूप फिर से उनमें जो प्रोपेग्यूल्स बनते हैं उनको हम सेकेंडरी इनोकुलम बोलते हैं। और वो जो प्रोपेग्यूल्स बनते हैं वो जब फिर किसी नए होस्ट में जाके और वो इन्फेक्शन काज करते हैं तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है। इस तरह से इसमें जो पॉलीसाइक्लिक डिजीजेज हैं, इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन भी होता है और उसके बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो लगातार होता रहता है, और इस तरह से पैथोजेंस की कई साइकिल एक ही क्रॉप सीजन में कंप्लीट होती है। फर्दर और जो पैथोजेंस का जो रिप्रोडक्शन है और उसके बाद फिर डेसिमिनेशन है, जिसमें फिर सर्वाइवल, इनका ओवर विंटरिंग, ओवर समरिंग। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं जेनरिक डिजीज साइकिल कि आउटसाइड ऑफ द होस्ट प्लांट और इनसाइड द होस्ट प्लांट। आउटसाइड ऑफ द होस्ट प्लांट में जो पैथोजेंस की साइकिल है वो मेनली प्राइमरी साइकिल कहलाती है, जिसमें पैथोजेंस सेक्सुअल या एसेक्सुअल स्पोर्स के माध्यम से पैथोजेंस सरवाइव करते हैं आउटसाइड ऑफ द होस्ट, जबकि इनसाइड द होस्ट सेकेंडरी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं, जिसको रिपीटेड साइकिल्स भी बोलते हैं, और मोस्टली ये एसेक्सुअल साइकिल कहलाती है। और इनके माध्यम से जो इनोकुलम या जो स्पोर्स बनते हैं उनका डिसेमिनेशन होता है, फिर वो होस्ट में डिपॉजिट होते हैं, फिर वो फर्दर इन्फेक्शन काज करते हैं। इन्फेक्शन और डिजीज डेवलपमेंट के बीच में एक निश्चित पीरियड जो है वो रहता है, जिसको हम इंक्यूबेशन बोलते हैं या इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। उस तरह से डिजीज का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से हम डिजीज को बता सकते हैं। अब जो इनोकुलम है वो दो तरह का इनोकुलम होता है। प्राइमरी इनोकुलम मोस्टली वो उस तरह के स्ट्रक्चर्स या स्पोर्स
को प्राइमरी इनोकुलम की श्रेणी में रखा गया है, जिनके माध्यम से पैथोजेंस सरवाइव करते हैं और होस्ट मिलने पर, फेवरेबल कंडीशन मिलने पर, वो जो इनोकुलम है जो जिससे पैथोजेंस सरवाइव करते हैं, उसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है और फिर वो होस्ट प्लांट में डिजीज काज करते हैं। ये जो प्राइमरी इनोकुलम है, ये स्क्लेरोसिया भी हो सकते हैं, ये ऊस्पोर्स भी हो सकते हैं, या ये डोरमेंट हाइफी भी हो सकते हैं, या नेमेटोड्स के केस में ये प्राइमरी इनोकुलम के फॉर्म में उनके गाल्स हो सकते हैं, जैसे ईयर काकल ऑफ व्हीट है, तो उसमें जो सीड गाल्स हैं या ईयर काकल्स हैं, वो प्राइमरी इनोकुलम के रूप में हम उनको बोल सकते हैं। या जो नेमेटोड्स में जो डोरमेंट लार्वी है, क्यूसेंट लार्वी जिसको बोलते हैं, वो भी प्राइमरी इनोकुलम। या फिर पैथोजेंस जो प्राइमरी इनोकुलम के माध्यम से, जैसे पेरिथीसिया या एस्कोस्पोर्स, जो पाउडर मिल्ड्यू इत्यादि वाले जो पैथोजेंस हैं, उनमें एस्कोस्पोर्स के माध्यम से पैथोजन की साइकिल आगे बढ़ती है, इसलिए वो जो प्राइमरी इनोकुलम के रूप में उसको भी रख सकते हैं। और सेकेंडरी इनोकुलम में केवल एसेक्सुअल स्पोर्स खासकर, और ये विशेषतः कोनिडिया या ओइडिया, पाउडर मिल्ड्यू के केस में ओइडिया बनते हैं, वो भी सेकेंडरी इनोकुलम। कोनिडिया बनता है, वो भी सेकेंडरी इनोकुलम है। या रस्ट के केस में इरिडोस्पोर्स बनते हैं, वो भी सेकेंडरी इनोकुलम है। या फिर जू स्पोर्स, और खासकर जो फाइटोप्थोरा है या पीथियम है या फाइकोमाइसिट्स के जो पैथोजन है, इसमें जू स्पोर बनते हैं, तो ये सब सेकेंडरी इनोकुलम है। अब इनका जो सोर्स है इनोकुलम का, वो अलग अलग माध्यम हो सकता है। सोर्स सॉइल हो सकता है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में जिनका इनोकुलम या जिनके जो सेल्स हैं, वो सॉइल में बैक्टीरिया सरवाइव करता है। बहुत सारे ऐसे फंगल पैथोजेंस हैं, जैसे फ्यूजेरियम है या राइजोक्टोनिया है या स्क्लेरोटिनिया है या स्क्लेरोसियम है, ये सभी सॉइल में सरवाइव करते हैं। इसी तरह से इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स भी एक दूसरा सोर्स है। इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स में सीड हो सकता है, कटिंग्स हो सकती हैं, बल्ब हो सकते हैं, कान्स हो सकते हैं, ट्यूबर्स हो सकते हैं, या अन्य प्रोपोगेटिंग प्लांटिंग मटेरियल हो सकते हैं। प्रोपोगेटिंग प्लांटिंग मटेरियल में ग्राफ्टेड मटेरियल भी आते हैं, जिनको हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी सोर्सेज हैं जो जिसमें जो वेक्टर्स हैं वो काम करते हैं, और वायरसेस हैं जो वेक्टर्स के माध्यम से जो सोर्स है उसके माध्यम से ये जो एक जगह से एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे इनको ले जाया जाता है। प्लांटिंग मटेरियल के माध्यम से भी ले जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्लांट पैथोजेंस जिनको किसी एजेंसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जैसे नेमेटोड्स हैं, वो उनका मूवमेंट वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और वो इन्फेक्शन काज करते हैं। या जो जू स्पोर्स हैं, वो भी एक थिन फिल्म लेयर ऑफ वाटर में, जैसे फाइटोप्थोरा का या पीथियम का, ये एक जगह से दूसरे जगह ये
अपने आप मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजिला, और देन दे कॉज द इन्फेक्शन। और जो विंड है और वाटर है, ये दो इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से जो प्रोपेगुल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ इनाकुलम पैथोजेंस के, वो एक जगह से, एक होस्ट प्लांट से दूसरे होस्ट प्लांट पर ले जाए जाते हैं। और विंड का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, ये सभी इनके जो स्पोर्स हैं वो दे आर बीइंग कैरिड आउट बाय द विंड। इसी तरह से जो वाटर है, इरिगेशन वाटर है, या रेन स्प्लैशेस हैं, which also act as an agency to carried out inoculum of plant pathogens। जैसे बैक्टीरियल जो पैथोजेंस हैं वो पानी के छींटों के द्वारा, रेन स्प्लैशेस के द्वारा वो उनका डिसेमिनेशन होता है। या फिर स्पोर्स या स्क्लेरोसिया है, शीथ ब्लाइट ऑफ राइस के केस में जो स्क्लेरोसिया है वो वाटर या पानी के माध्यम से या फील्ड इरिगेशन के माध्यम से वह उनका डिसेमिनेशन होता है। तो इस तरह से हम आगे कर सकते हैं। और फिर इसमें प्राइमरी इनाकुलम और का इम्पोर्टेंस डिजीज डेवलपमेंट में ज़्यादा है। और उसमें प्राइमरी इनाकुलम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी में डिजीज का डेवलपमेंट होगा। इनाकुलम जो है या प्लांट पैथोजेंस की, ये दो तरह के सोर्सेस के रूप में इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, एक इनसाइड और एक दूसरा आउटसाइड सोर्स। इनसाइड सोर्स का मतलब है कि the inoculum which is produced on the plant or plant debris or in the on the soil, uh, uh, इसमें फंगल या बैक्टीरियल प्लांट पैथोजेंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ ऐसे पेरिनियल प्लांट्स हैं जिसमें ब्रांचेस पे, ट्रंक्स पे या रूट्स पे भी जो इनाकुलम प्रोड्यूस होते हैं। All these inoculums are known as inside sources. Outside sources में वो propagules या inoculum which come from the other sources, like from the other field, or with the seed, or with the transplanted material, or with the infected tubers, or propagating plant parts, and which come from the other sources, जो दूसरी जगह से आए। इस तरह से इनाकुलम जो है वो अलग अलग प्रकार से प्लांट पैथोजेंस का जो इनाकुलम है वो कैटेगराइज किया जा सकता है। एक बार जब इनाकुलम होस्ट सरफेस पे जब पहुंचता है तो इसमें भी कई तरह की जो एजेंसीज हैं, या तो एक्टिव या पैसिव, दोनों तरह से जो एजेंसीज हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है और जिनके माध्यम से इनका फैलाव होता है। इसके बाद इनाकुलेशन को अगर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इनाकुलेशन जो है वो को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि इनाकुलेशन इज द प्रोसेस under which the pathogen or the parts of the pathogen come in contact with the host plant at a certain site to initiate the
infection or to establish the parasitic relationship. And those inoculum which come in contact with the host plants, maybe spores or sclerotia or the fragments of the mycelium, या बैक्टीरियल सेल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, प्रोटोजोआ, वायरसेस, वायराइड्स, इसमें जो और बैक्टीरिया, इनमें सभी में बैक्टीरियल सेल्स हो सकते हैं जो होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसमें भी दो तरह के जो इनाकुलम है, प्राइमरी इनाकुलम और सेकेंडरी इनाकुलम, जिनके माध्यम से ये पैथोजन सर्वाइव करते हैं। इनाकुलम, after reaching the inoculum to the host surface, another process which is taken place is the process of penetration. Penetration का मतलब है कि when a process by which the pathogens they enter inside the host tissues, and the process of penetration is varies among the different plant pathogens. और जो penetration की process है 3 steps में ये complete होती है। प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस, जिसमें कि जो इनाकुलम है या जो पैथोजेंस के प्रोपेग्यूल्स हैं उनमें एक्टिविटी होती है, चाहे वो स्पोर्स हो तो उनका जर्मिनेशन हो या स्क्लेरोसिया हो तो उसमें इम्बाइवेशन या स्क्लेरोसियल जर्मिनेशन हो। ये सभी प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस इज द पेनिट्रेशन। जैसे ही प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है तो जो होस्ट के अंदर जो जाने की जो प्रक्रिया है वो पेनिट्रेशन कहलाती है। और एक बार होस्ट के अंदर जाने के बाद उससे जो फर्दर जो प्रोसेस है वो पोस्ट पेनिट्रेशन प्रोसेस कहलाती है। पेनिट्रेशन प्रोसेस भी दो प्रकार से कंप्लीट होती है डिफरेंट प्लांट पैथोजेंस में। कुछ ऐसे प्लांट पैथोजेंस हैं जो डायरेक्ट पेनिट्रेट करते हैं होस्ट टिश्यूज को, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन होता है। लेकिन जो फंगल पैथोजेंस हैं वो दोनों तरह से पेनिट्रेट करते हैं। वो डायरेक्ट भी पेनिट्रेट करते हैं। कुछ ऐसे भी फंगल पैथोजेंस हैं जो वुंड या नेचुरल ओपनिंग के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजेंस or the viruses or the phytoplasma-like organisms or the Rillexia-like organisms, viroids, they all require either natural opening or wounds for their entry inside the host tissues. और इसमें भी among all these जो वायरस, वायराइड्स और फाइटोप्लाज्मा RLO है, ये वैक्टर्स के द्वारा इनकी डायरेक्ट एंट्री होती है होस्ट टिश्यूज के अंदर। ये जो वैक्टर्स हैं, इंसेक्ट वैक्टर्स, दे डायरेक्टली पेनिट्रेट द होस्ट टिश्यूज एंड दे डायरेक्टली इंजेक्टेड द इनाकुलम ऑफ these plant pathogens inside the host tissues. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल पैथोजेंस भी हैं जो कि वेक्टर के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं। वेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है इनके पैथोजेंस के पेनिट्रेशन। प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस में क्या डेवलपमेंट होते हैं, तो उसमें जो पहला जो प्री पेनिट्रेशन की प्रोसेस है जिसमें जो attachment of propagules of plant pathogen to the host tissues or host plant parts। तो जिस जगह पे इन्फेक्शन काज करते हैं पैथोजेंस, उनके प्रोपेग्यूल वहां पे पहले वो अटैच होते हैं। एंड आफ्टर अटैचमेंट द नेक्स्ट वन इज द germination of spores।
तो स्पोर्स का जो जर्मिनेशन है मोस्टली जो फंगल पैथोजेंस है उनमें स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, लेकिन जहाँ पे बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं उसमें जो बैक्टीरियल सेल्स है उनका मल्टीप्लिकेशन, और ये दोनों केसेस में either the germination of the spores or the multiplication of the bacteria uh, uh, are taken place in the presence of moisture. मॉइस्चर का होना जरूरी है। इसी तरह से प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस में जो रिलीज ऑफ द सेकेंड स्टार लार्वी आफ्टर एग हैचिंग इन प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड, it is also a kind of pre penetration process. And further जो प्री पेनिट्रेशन एक्टिविटीज है इसमें वायरसेस पे, बैक्टीरिया पे, मोस्टली नेमेटोड्स पे ये इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। फंजाई में प्री पेनिट्रेशन एक्टिविटी ज़्यादा कम है। वायरसेस में चूँकि जो इसमें वेक्टर्स के द्वारा या वुड्स के द्वारा या इंजुरीज के द्वारा जो प्लांट सैप है, इन्फेक्टेड प्लांट सैप, वो हेल्दी होस्ट के जब कांटेक्ट में आता है तो वुड्स या इंजुरी के माध्यम से वायरस का ट्रांसमिशन होता है, या फिर वेक्टर डायरेक्ट उसको होस्ट टिश्यूज के अंदर प्रवेश करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियल सेल्स दे मल्टीप्लाई ऑन ड्रॉप्स, इन्फेक्शन ड्रॉप्स, और फिर वो नेचुरल ओपनिंग है, चाहे वो स्टोमेटा हो, लेंटिल सेल्स हो, आइडेट हो, उनके माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं। नेमेटोड्स दे गेट एंट्री थ्रू डायरेक्ट पेनिट्रेशन। देन अटैचमेंट ऑफ द होस्ट, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो इसमें जो अटैचमेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पैथोजेंस के द्वारा होस्ट सरफेस पे सिक्रेट किया जाता है। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये वाटर इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, या मिक्सचर होता है इनका पॉलीसेकेराइड्स का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का, लिपिड्स का, और ये एक तरह का स्टिकी सब्सटेंस बनाते हैं जिसमें पैथोजेंस के जो प्रोटोजोन्स हैं, स्पोर्स हैं, वो होस्ट के साथ अटैच होते हैं। और पाउडर मिल्ड्यू के केस में देखा गया कि जो पैथोजन है वो इट रिलीजेस एंजाइम नोन एज क्यूटिनियस एंजाइम, इसके जो स्पोर्स के माध्यम से, और ये जो स्पोर्स हैं फिर वो उससे हो सरफेस से अटैचमेंट का काम करते हैं। अब अगर ये देखा जाए कि इनाकुलम की क्वांटिटी का क्या इम्पैक्ट है डिजीज डेवलपमेंट में, तो ये भी देखा गया कि जो स्पेसिफिक पैथोजेंस होते हैं उनको, उनके लिए इनाकुलम क्वांटिटी कम से कम की आवश्यकता होती है। इवन अ सिंगल स्पोर कैन कॉज द इन्फेक्शन इन केस ऑफ द स्पेशलाइज्ड पैथोजेंस, those pathogens which cause disease on a particular species, जैसे रस्ट के केस में जो स्पोर्स है, सिंगल स्पोर कैन कॉज द इन्फेक्शन, या पाउडर मिल्ड्यू में भी सिंगल स्पोर कैन एस्टेब्लिश द इन्फेक्शन। लेकिन कुछ ऐसे जो पैथोजेंस हैं जो नॉन स्पेशलाइज्ड हैं, जो कई सारे होस्ट पे जो अटैक करते हैं, जैसे स्क्लेरोसियम है, या राइजोक्टोनिया है, या फाइटोप्थोरा है, या पीथियम है, इनको ज़्यादा डेंसिटी इनाकुलम की आवश्यकता होती है, और साथ साथ ज़्यादा इनाकुलम के साथ साथ ससेप्टेबल होस्ट की भी आवश्यकता होती है, तभी इनके द्वारा जो इन्फेक्शन है वो सक्सेसफुल होता है। and the potential of inoculum is determined by the type of pathogen, वो पैथोजन किस तरह का है, उसके हिसाब से वो पैथोजन का जो पोटेंशियल है इनोकुलम का वो डिटरमाइन, व्हाट इज द जनरेशन कैपेसिटी ऑफ दिस पैथोजन।
Then all these we have discussed earlier. और here you can see कि जो प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस है बैक्टीरिया में, कैसे बैक्टीरियल सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, आप ये देख सकते हैं इसमें। इसमें जो जेंथोमोनास है, which is the most plant pathogenic form of bacteria, it multiplies surrounding the stomatal opening, और जहाँ से फिर बैक्टीरियल सेल्स अंदर प्रवेश करते। इसी तरह से हम नेमेटोड्स में देख सकते हैं कि जो हैचिंग penetration process is the hatching of eggs and coming out of the second juvenile larvae. तो जो अटैचमेंट है उसमें मॉइस्चर का होना जरूरी है, और जिसके माध्यम से इसका अटैचमेंट होता है। अब वो जो प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस है, इसमें स्पोर्स का जो जर्मिनेशन है, चाहे वो रेस्टिंग स्पोर्स हैं या प्रोपोगेटिंग स्पोर्स, तो ऐसे स्पोर्स जो इमीडिएट जर्मिनेट होते हैं, जैसे कोनिडिया स्पोर्स, कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जिनके लिए एक रेस्टिंग पीरियड की आवश्यकता होती है फॉर देयर मैच्योरिटी, और उसके बाद ही ये जर्मिनेट होते हैं। इसके स्क्लेरोसिया है, टेलिटो स्पोर्स है, वो स्पोर्स, और फिर ये स्पोर्स का जो जर्मिनेशन है, इसमें भी ये डिटरमाइन करता है कि जो नेचर ऑफ स्पोर है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस वो किस तरह की, उसके आधार पे ही स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है। अब ये रेस्टिंग स्पोर्स में कौन कौन से ऐसे हैं जो रेस्टिंग स्पोर्स एसेक्सुअली रेस्टिंग स्पोर्स कहलाते हैं, जिसमें स्क्लेरोसिया ले सकते हैं हम, या क्लेमाइडो स्पोर्स ले सकते हैं। और जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, जिसमें टिलियो स्पोर्स ले सकते हैं, वू स्पोर्स ले सकते हैं, एस्को स्पोर्स ले सकते हैं, जिनका जर्मिनेशन होता है। फिर प्रोपोगेटिव स्पोर्स वो होते हैं जिनमें बडिंग के माध्यम से या लगातार जिनका प्रोडक्शन जारी रहता है, जिसमें कोनिडिया जू स्पोर्स, ये कोनिडिया जू स्पोर्स ये लगातार कंडीशंस अगर फेवरेबल है, मॉइस्चर है, तो इनमें इनका प्रोडक्शन और इनमें जर्मिनेशन, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन और फर्दर इन्फेक्शन, ये प्रक्रिया इसमें जारी रहती है। सब प्रोपोगेटिव स्पोर्स कहलाते हैं। स्पोर्स जर्मिनेशन में एनवायरमेंटल कंडीशंस का और जो स्टिमुलेशन फैक्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, और मेनली जो स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं उस समय दे यूटिलाइज देयर ओन फूड मटेरियल व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड द स्पोर सेल, तो उसमें जो रहता है उसी मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं। अब जो इन्फेक्शन है, इसमें खासकर जो फंगल इन्फेक्शन है, इसमें कई तरह के ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनके माध्यम से जो फंगल पैथोजेंस है, विशेष तौर पे जो पैरासिटिक रिलेशनशिप होस्ट के साथ डेवलप करते हैं, तो जर्म ट्यूब के माध्यम से स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, तो जर्म ट्यूब बनता है। फर्दर जर्म ट्यूब का जब फर्दर डेवलपमेंट होता है तो वो हाइफी के फॉर्म में होता है, और वो फर्दर जब डेवलपमेंट है तो वो एक तरह का पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है, जैसे एपिसोडियम बनाता है या इन्फेक्टिव हाइफी बनाता है, या फिर फर्दर जो हाइफल डेवलपमेंट है उसमें हॉस्टोरिया भी बनते हैं, और या तो इन राजक्टोनिया के केस में कुशन फॉर्म इन्फेक्शन पैक्स बनते हैं जो होस्ट टिश्यूज को पेनिट्रेट करके और इन्फेक्शन का असर करता है। उस तरह से देन स्पोर्स जर्मिनेशन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द होस्ट सरफेस पे जो ये जब कांटेक्ट में आते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट्स का, एनवायरमेंटल कंडीशंस का इनका बहुत बड़ा रोल होता है, उनके माध्यम से इनका जर्मिनेशन और फर्दर इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये
ये जर्म ट्यूब के बारे में बताया गया कि जर्म ट्यूब जो है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है और जो कि एक निश्चित शॉर्ट डिस्टेंस में ये ग्रो होती है एंड बिफोर इट डिफरेंशिएट इनटू a different forms of structure, maybe cushion shape structure और मे बी एप्रिसोरियम, इस तरह से कई सारे जो इसमें डेवलपमेंट होते हैं। और ये भी देखा गया कि इसमें जर्म ट्यूब का जो एक्सटेंशन है या उसका जो डिफरेंशिएशन है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि होस्ट के माध्यम से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ये स्पोर्स जर्मिनेशन के बारे में बताया है, कैसे स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है और किस तरह से वो होस्ट टिश्यूज में आगे बढ़ते हैं। एप्रिसोरियम फॉर्मेशन स्लाइस स्टेल या टिपिकल या फंगल प्लांट पैथोजन में एप्रिसोरियम का डेवलपमेंट होता है और ये एप्रिसोरियम इज यूज्ड टू इन्फेक्ट द प्लांट होस्ट। Once the episoria is formed, they adhere tightly on the leaf surface and they penetrate the plant cell wall by secreting the enzyme lysozyme. फिर होस्ट और पैथोजेंस के बीच का जो रिलेशन है या जो रिकॉग्निशन है बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन, दैट कम्स इन कांटेक्ट with the host cell और इसमें जो होस्ट है वो एक सिग्नल देता है either allow the pathogens to enter inside the tissues or retards the growth and development of the pathogen on the host plant. तो ये जो सिग्नल है it is a form of biochemical reaction और जो कि एक प्लांट पैथोजन कांटेक्ट के लिए रिसेप्टर का काम करता है। प्लांट पैथोजन का जो प्रोपोगेशन है या जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लांट सेल का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो सेल कंटेंट में फैटी एसिड है या फेनोलिक कंपाउंड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, शुगर है, स्ट्रॉल्स हैं, इनका कंसंट्रेशन कितना है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो पैथोजन का मल्टीप्लिकेशन या प्रोपोगेशन कैसे होगा। और द स्पोर्स और सीड जर्मिनेशन, द अवेलेबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ द होस्ट इन्फेक्शन आर इंक्रीज्ड बाय द वेजिटेटिव पैथोजेंस। Infection by fungal spores or parasitic hair plant seed is carried out after the germination as I said. So fungal spores जो होते हैं they are being carried by releasing either a mycelium or germ tube और जो कि वो प्लांट सेल के अंदर ग्रो करती है। अब अगर हम निमेटोड्स के बारे में बात करें तो जो निमेटोड्स की ग्रोथ है इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है एक हैचिंग से और जिसके लिए भी इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर और मॉइस्चर चाहिए और टेम्परेचर मॉइस्चर के बाद इसमें जब एग में हैचिंग होती है तो लार्वी बाहर निकलता है जो कि होस्ट सेल को पेनिट्रेट करता है और लेटर स्टेज में फिर ग्रो करके एडल्ट्स का फॉर्मेशन करता है। सो आफ्टर द maturation the adults matures closely there with the host roots और इस तरह से इसका आगे फिर जो पेनिट्रेशन और इन्फेक्शन की प्रोसेस है उसमें कई तरह के ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट पेनिट्रेशन की बात करें तो एक तो एप्रिसोरियम के माध्यम से जैसे क्लिटोट्राइकम है या जो मैग्नीफोर्थिग्रेसिया है जो कि ब्लास्ट पैथोजन है, लीफ ब्लास्ट कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसमें एप्रिसोरियम के माध्यम से पेनिट्रेशन होता है जबकि वेंचुरिया इनेक्वेलिस जो पल इसके पास करता है वो जर्म ट्यूब के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। और पाउडरी मिल्ड्यू के केस में हॉस्टोरिया डेवलप होते हैं और जो कि
सेल्स के अंदर प्रवेश करते हैं। या तो फ्यूजेरियम और स्क्लेरोटिनिया में देखा गया कि इन्फेक्शन कुशन बनते हैं जो कि टिश्यूज को ब्रेक करते हैं। ये एक डेवलपमेंट दिखाया गया है खासकर रस्ट पैथोजन का। कैसे रस्ट पैथोजन के जो इरिडोस्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं, जर्म ट्यूब बनती है। जर्म ट्यूब बनने के बाद फर्दर अगर हम देखें तो इस तरह से ये एपिसोरियम बनता है। ये स्टोमेटल ओपनिंग है, गार्ड सेल्स हैं जहाँ से ये जो एपिसोरियम है ये आगे यहाँ से आता है और ये सब स्टोमेटल वेसिकल है और ये सेल्स के अंदर प्रवेश करता है। इस तरह से ये इसका फर्दर फिर डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से अगर हम स्मट पैथोजेंस के बारे में देखें कि बेसिडियो स्पोर्स है, बेसिडियो स्पोर्स में भी एपिसोरियम बनता है और ये भी लेटर स्टेज में ये प्राइमरी हाइफी के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं। अब ये जो सक्सेसफुल इन्फेक्शन है और जो सिम्टम्स का अपीयरेंस है अलग अलग प्रकार का, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैथोजन किस तरह से जो प्री पेनिट्रेशन एक्टिविटी है या पेनिट्रेशन एक्टिविटी है किस तरह से कंप्लीट करता है। अगर हम बैक्टीरियल पैथोजेंस की बात करें, जैसा कि अभी बता रहे थे कि ये वुंड्स या नेचुरल ओपनिंग के माध्यम से साइस्टोमेटा वो लैटिस या हाइड्रोथेडो इसे होस्ट टिश्यूज के अंदर ये एंट्री लेता है और उसके बाद इनके लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस जरूरी है, तभी बैक्टीरियल सेल्स की जो कॉलोनी है वो होस्ट में स्टैब्लिश होती है और मल्टीप्लाई होती है। तो इनके लिए वार्म और मॉइस्ट कंडीशन चाहिए और जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया के द्वारा होता है वो कई तरह से हो सकता है और जनरली जितने भी इन्फेक्शन है वो पैसिव इन्फेक्शन होते हैं, मीन्स कि इसमें किसी न किसी प्रकार की एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बैक्टीरियल जो पैथोजेंस हैं ये प्लांट्स के अंदर नेचुरल ओपनिंग के माध्यम से प्रवेश करते हैं और या वुंड्स के माध्यम से भी प्रवेश कर सकते हैं, रूट हेयर्स में जो है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं और जो न्यूट्रिएंट कंडीशन है वो भी डिटरमाइन करती है कि इनका मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में कैसे होगा। और जैसा कि इसमें होस्ट सरफेस से इसका अटैचमेंट के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे हॉस्टोरियम मदर सेल जिसको हाइपोकोन्ड्रिया भी बोलते हैं, ये कुछ फंगल पैथोजेंस के द्वारा डेवलप होता है और इसका भी इनका कॉमन फंक्शन यही है कि पैथोजेंस की एंट्री होस्ट के अंदर किया जाए। जैसे ओमाइसीड्स में जो स्पोरेंजिया होते हैं ये या तो जो स्पोर्स के माध्यम से जर्मिनेट होते हैं या कभी कभी ये डायरेक्टली भी जर्मिनेट होते हैं जिससे इन्फेक्शन हाइफी बनाते हैं। और राइटोनिसोलेनाई में बताया था कि कुशन से कुछुरिया बनते हैं जो पेनिट्रेट कर सकते हैं या spores of some fungi which produce germ tube and that may also cause penetration. पेनिट्रेशन के बारे में थ्रू नेचुरल ओपनिंग मेस्टोमेटा के माध्यम से, हाइड्रोथोड के माध्यम से, लेंटिल सेल्स के माध्यम से, नेट्रोआर्थोडोस्ट के माध्यम ये कुछ ये बताया गया है कि कैसे नेचुरल ओपनिंग के माध्यम से पेनिट्रेशन होता है, इस तरह से हाइफल डेवलपमेंट होता है जो ये यहाँ दिखाया गया है, इसको हम ये देख सकते हैं। और स्टोमेटा के माध्यम से जब फंगल और बैक्टीरियल पैथोजेंस का पेनिट्रेशन होता है तो उसमें जो
स्टोमेटल की जो साइज ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा, लोकेशन ऑफ द स्टोमेटा एंड टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये चारों जो एस्पेक्ट्स हैं, उनके आधार पे ही पेनिट्रेशन सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जैसे जेंथोमोनास जो राइस का है, वो हाइड्रोथ्रोट के माध्यम से एंट्री करता है। फिर नेक्टोथ्रोट सर्विनिया माइलोबोरा है, जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर का रोगजनक है। उसका लेंटिल सेल्स के माध्यम से एंट्री होती है। ये लेंटिल सेल्स हैं जिनके माध्यम से एंट्री होती है। देन कम टू द क्या क्या मल्टीप्लिकेशन के समय अगर मॉइस्चर है तो इसमें जो पेनिट्रेशन है वो तो होता है। अब इसके बाद जो डायरेक्ट पेनिट्रेशन है, इसमें मोस्टली कुछ फंजाई और निमेटोड्स हैं जो कैपेबल होते हैं डायरेक्ट पेनिट्रेशन। तो वो कैसे पेनिट्रेट करते हैं, तो जो अलग अलग प्रकार के बैरियर्स हैं जो होस्ट प्लांट्स में हैं, उन बैरियर्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हो, चाहे वो केमिकल बैरियर्स हो। दोनों तरह के बैरियर्स को ब्रेक डाउन करके और अंदर प्रवेश करने का काम करते हैं। निमेटोड्स में जैसे इसमें इनमें स्टाइलेट पाई जाती है, जो कि स्पीयर्स या स्टाइलेट जो डायरेक्टली हो सरफेस को पेनिट्रेट करती है। केमिकल बैरियर्स का ब्रेक डाउन कैसे होता है कि इसमें जो क्यूटिकल लेयर है जो एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है, और इसमें पैथोजेंस कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि होस्ट के जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे फंगल पैथोजेंस हैं जो एंजाइम्स, टॉक्सिन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सब जो रिलीज करते हैं, जो जो इनविट्री टॉक्सिक सब्सटेंस होस्ट में मौजूद है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। फिर ये जो ऐसे सब्सटेंस जो पैथोजेंस के लिए टॉक्सिक हैं और जो एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए स्टिमुलेटरी हैं, ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम पैथोजेंस के एंजाइम और इसके द्वारा होता है। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से पैथोजेंस का इन्वेजन होता है। अब जो प्रोसेस है इसके मल्टीप्लिकेशन की पैथोजेंस की, उसमें कई तरह के ऐसी मैकेनिज्म है जो इन्वॉल्व है, जिसमें स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म भी है और एंजाइमेटिक मैकेनिज्म भी है होस्ट प्लांट में अंदर प्रवेश करने। जैसे बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं, जैसे अल्टरनेरिया है, प्लूटोट्राइकम है, फिर मिलाडोगानी है जो न्यूमेटोड है, पाइनोफोरा है, कुछ और ओमाइसिट्स के पैथोजेंस हैं। इन सभी में मैग्नोपोर्थोराइजी है जो ब्लास्ट पैथोजन है। इन सभी में एप्रिसोरिया का डेवलपमेंट होता है। और जब हाइफी या जर्म ट्यूब जो फंगस है जब वो सरफेस के कांटेक्ट आता है तो उस समय जो हाइफी है वो में स्वेलिंग आती है और एप्रिसोरिया फॉर्म डेवलप हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फोर्सफुली एपिडर्मिस को ब्रेक करते हैं। फिर माइसीलियम जो है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है,
है जिसको हाइफी बोलते हैं। इट ग्रोज और ये पैरासिटाइजेशन का काम इन्हीं के माध्यम से होता है। जो इन्फेक्शन है उसका सक्सेसफुल इसके ऊपर डिपेंड करता है कि होस्ट जो है वो ससेप्टेबल हो और जो होस्ट है वो डिजीज के लिए प्रोन हो, पैथोजन एग्रेसिव हो, पैथोजन में ये विशेषता हो कि वो फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकता हो, या पैथोजन जो है उसका जो इनोकुलम है वो प्रॉपर हो, और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो पैथोजेंस के लिए फेवरेबल होना चाहिए। तो इस तरह से जो इन्फेक्शन की जो प्रोसेस है, इन्फेक्शन की प्रोसेस में पेनिट्रेशन जो फर्स्ट स्टेज है, पोस्ट पेनिट्रेशन प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन है। पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज में इन्वेजन ऑफ द टिश्यूज और सिम्टम एक्सप्रेशन के पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेजेस में कवर होते हैं। सिम्टम एक्सप्रेशन तभी संभव है जब हाइफी का डेवलपमेंट या बैक्टीरियल सेल्स का डेवलपमेंट होस्ट टिश्यूज के अंदर होना शुरू हो आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप विद द होस्ट प्लांट। तो जब इनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है तो ये होस्ट से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनका डेवलपमेंट होता है, और जिसके कारण ये टिश्यूज को खत्म करते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी रिलीज करते हैं। और वायरस के बारे में ये बताया गया कि वायरस जब वो होस्ट के कांटेक्ट में आता है प्रोटोप्लाज्म में, तो वो वायरस पार्टिकल्स डायरेक्टली जो सेल कैविटी में पहुंच जाते हैं और वहां पे ये पार्टिकल्स कोई न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करते सेल प्रोटोप्लाज्म में, लेकिन इनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो होस्ट के न्यूक्लिक एसिड के साथ कंपेटेबल होता है और उसके फलस्वरूप वो जो होस्ट न्यूक्लिक एसिड है वो उसमें इंड्यूस करता है, तो वो होस्ट न्यूक्लिक एसिड जो वायरस के न्यूक्लिक एसिड है उनका डेवलपमेंट या उनका मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। अब अगर बैक्टीरिया का देखें कि बैक्टीरिया में जो इन्फेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होती है, तो बैक्टीरियल जो सेल्स हैं इनके द्वारा एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं और बाय विच दे डिसॉल्व द सेल वॉल एंड देन दे स्टार्ट्स एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। तो जो बैक्टीरियल सेल्स हैं या बैक्टीरिया जो होस्ट को कॉलोनाइज करते हैं वो दोनों तरह से करते हैं, या तो सेल्स के बीच में बैक्टीरियल सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स सेल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो कि सेल न्यूट्रिएंट्स जो कि इंटरसेलुलर स्पेस पे लीक होके पहुंचता है और उसी को कर लेके और वो मल्टीप्लाई होते हैं, या फिर जो वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर जाके मल्टीप्लाई होते हैं और इसमें इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो जाइलम वेसल्स के अंदर होता है। तो ये बैक्टीरिया की स्पीसीज और टिश्यूज कौन से हैं जिसमें इन्फेक्शन हो रहा है और वो कौन से एंजाइम है जो ये यूज कर रहे हैं जो सेल वॉल डिग्रेडेशन करता है और कुछ ऐसे जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ को अल्टर करते हैं। जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं
ये भी बैक्टीरियल पैथोजन जो हैं उनके द्वारा इंड्यूस किए जाते हैं। ये ग्रोथ रेगुलेटर दे अल्टर्स द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। और बैक्टीरियल पैथोजन ये भी करते हैं कि वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेल वॉल का डिग्रेडेशन करता है या सेल मेम्ब्रेन का डिग्रेडेशन करता है। और ऐसे भी हैं कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म के शुगर सब्सटेंसेस बनाते हैं जिनके द्वारा जो जाइलम वेसल्स है उसमें प्लगिंग हो जाती है। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरियल पैथोजन हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिनमें ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो इस तरह से जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है अलग अलग पैथोजेंस का जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। और ये जो ग्रोथ है जैसे कि अभी बैक्टीरियल पैथोजेंस में देख रहे थे, उसी तरह फंगल पैथोजेंस में भी जो मल्टीप्लिकेशन है फंगल पैथोजेंस का, या पहले फंगल पैथोजेंस की जो ग्रोथ है इनमें भी दो प्रकार से होती है। या तो वो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस में ग्रो करते हैं या फिर वो जाइलम वेसल्स में जाके और वहां पे मल्टीप्लाई। नेमाटोड्स का जो इन्फेक्शन है जिसमें नेमाटोड्स की जो फाइटोपैथोजेनिक नेमाटोड्स हैं उनकी जितनी भी प्रजातियां हैं वो दो तरह से इन्फेक्शन काज करते हैं। एक तो एक्सटर्नल और दूसरे इंटरनल। और जितने भी नेमाटोड्स हैं वो फोर्स यूज करते हैं और एंजाइम्स यूज करते हैं जिनके माध्यम से जो सेल वॉल है वो डिसॉल्व होती है, ब्रेक होती है और वो सेल प्रोटोप्लाज्म पे कांटेक्ट में आते हैं स्टाइलेट के माध्यम से। तो ये जो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो माइग्रेटरी होते हैं, दूसरा सेडेंटरी होते हैं। तो जो एंडोफाइटिक नेमेटोड हैं वो मेनली सेडेंटरी होते हैं और जो एक्टोफाइटिक नेमेटोड्स हैं वो मेनली माइग्रेटरी नेचर के होते हैं। एक्टोफाइटिक नेमेटोड्स की विशेषता ये है कि वो जो उनका इन्फेक्शन पॉइंट है वो लगातार चेंज होता है ड्यू टू देयर माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इनकी जो बॉडी है वो अंदर होस्ट के लिए प्रवेश करती और in every case the enzymes and toxins produced by these organisms cause tissue disintegration। अब इसमें जैसा बताया कि डिफरेंट पैथोजेंस की जो ग्रोथ है वो या तो इंट्रासेलुलरली या इंट्रासेलुलरली होस्ट के अंदर होती है। और इसको जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का रेट है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो पैथोजन का जो इन्वेजन या पैथोजेंस की जो कैपेबिलिटी है वो किस तरह की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से इनका मल्टीप्लिकेशन होता है और सेक्सुअल के माध्यम से भी इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये कई तरह के जो स्पोर्स हैं हम देख सकते हैं, चाहे वो पाउडर मिल्ड्यू के हों, चाहे वो कोलिडिया हेलमिंथोस्पोरियम के, चाहे वो फ्यूजेरियम के कोलिडिया हों, चाहे एसरविलाई हो, ऐसे कई तरह के रिप्रोडक्शन है खासकर एसेक्सुअल स्पोर्स के माध्यम से। और जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें स्पोरेंजिया और उनका जर्मिनेशन, उसमें जूस स्पोर्स का बनना वो सब दिखाया गया है। और इसी तरह से क्लेमाइडोस्पोर्स फाइटोप्थोरा में जो बनते हैं या लिथियम में जो बनते हैं किस तरह से बनते हैं उसके बारे में बताया गया है। और कुछ सेक्सुअल स्पोर्स भी हैं जो कि इसमें डेवलप होते हैं खासकर एस्कोमाइसिट्स में और बेसिडियोमाइसिट्स में।
और जिसमें हम तरह-तरह के फ्रूटिंग बॉडीज देखते हैं, जैसे इसमें क्लिस्टोथीसिया या एपोथीसिया, जिनमें एस्काई एस्कस या एसाई बनते हैं और जिनमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये पेरिथीसिया है वेंचुरिया की, जिसमें देख सकते हैं कि वो एस्कस और जिनके अंदर एस्कोस्पोर्स है उसका फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ही इंफेक्शन और की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसके बाद जो कॉलोनाइजेशन है, या कॉलोनाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द growth of the pathogen involving the host tissues is known as colonization of the host. After the successful establishment in the host tissues, there is there is a requirement for the subsequent growth and spread of the plant pathogens within the host tissues. और ये जो कहलाती है, ये colonization of the host tissues by the pathogens. तो ये जो colonization है, कई सारे फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होता है, जिसमें एग्रेसिवनेस ऑफ द प्लांट पैथोजेंस, ससेप्टिबिलिटी ऑफ टिश्यूज, और anatomy of the host determine the distribution of susceptible and resistant tissues and environmental conditions affecting the host physiology. जैसे उदाहरण के तौर पे बताया था कि जैसे डैम्पिंग आपके केस में जो सक्लेंट टिश्यूज हैं, उसमें पैथोजेंस तुरंत कॉलोनाइज करते हैं और हमें नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे होस्ट टिश्यूज ओल्डर होते जाते हैं, तो इनका जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो कम हो जाता है। फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जानना जरूरी है कि जो लीजन जो रेजिस्टेंट होस्ट होते हैं, उनके लीजन्स हमेशा स्मॉल साइज के और कॉम्पैक्ट साइज के, और जो पैथोजेंस हैं वो दूसरे तरीके से कॉलोनाइज करते हैं। और पैथोजेंस जो है वो कम से कम जगह पे जब कॉलोनाइज करते हैं, तो वो नेक्रोटिक लीजन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो पैथोजेंस हैं, ये कई तरह के सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फंगल पैथोजेंस में भी एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट होते हैं, खासकर जो पाउडरी मिल्ड्यू काजिंग प्लांट पैथोजेंस है, इरिसाइफी, उनकी विशेषता है कि वो उनका जो हाइफिया माइसिलियम है, वो ऊपर सरफेस पे ग्रो होता है, और वो होस्ट के अंदर फीडिंग ऑर्गन्स जो पेनिट्रेट करते हैं, जिसको हम हॉस्टोरिया बोला जाता है, इस तरह से ये ग्रो करते हैं। इसी तरह से राइक्टोना सोलेनाई में जो माइसिलियम की ग्रोथ है वो होती है, और इस तरह से आगे इसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक्टोपैरासिटिकली या फिर एंडोपैरासिटिकली, खासकर जो विल्ड पैथोजेंस हैं जो एंडोपैरासिटिकली अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद जो आगे फर्दर जो पैथोजेंस की ग्रोथ है वो इन्वेजन या टिश्यूज का कॉलोनाइजेशन के माध्यम से होता है, जैसे जाइलम वेसल्स या वैस्कुलर टिश्यूज का इन्वेजन, इंटरसेलुलर स्पेसेस का इन्वेजन, या सरफेस का इन्वेजन। तो ये सभी इन्वेजन्स के तरह तरह से हम इसको देख सकते हैं। और नेमेटोड्स में देखा गया कि वो प्लांट टिश्यूज को इंटरसेलुलरली दोनों तरह से इन्वेट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये जो नेमेटोड्स हैं, ये एपिडर्मल सेल्स को फीड करते हैं, और
इसी तरह से जो दूसरे फाइटोपैथोजेंस है वो भी इंटरसेलुलरली इन्वेड करते हैं। फिर बैक्टीरिया जो होस्ट को कॉलोनाइज करता है, इसमें कई तरह के बैक्टीरिया एंजाइम्स और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ग्रोथ रेगुलेटर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेडेशन का काम करते हैं और आगे उसी में फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा जो है वो प्रिंसिपली ये इंसेक्ट्स के माध्यम से स्प्रेड होते हैं, चाहे वो लीफ हॉपर्स हो, प्लांट हॉपर्स हो, साइलिड हो। और ये जो इंसेक्ट्स हैं ये फ्लोएम टिश्यूज पे और उसमें भी फ्लैम सीव ट्यूब्स पे ये फीड करते हैं, और जब ये फीड करते हैं तो उनको वहाँ ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो फाइटोप्लाज्मा का होस्ट रेंज है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका इंसेक्ट वेक्टर का नेचर किस तरह का है। और फाइटोप्लाज्मा contain a major antigenic protein which constitute the cell surface protein। और ये जो प्रोटीन है ये it associates with the insect microfilament complexes। और ये जो एंटीजेनिक प्रोटीन है it controls the insect phytoplasma interaction। और एक बार ये होस्ट में स्टैब्लिश हो जाते हैं तो फिर ये फ्लोएम टिश्यूज में ही उसके बाद फिर फ्लोएम से ट्यूब्स में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनका ग्रोथ, डेवलपमेंट और फैलाव शुरू हो जाता है। फाइटोप्लाज्मा वो दूसरे जो फेनोगेमिक प्लांट पैरासाइट हैं उनके माध्यम से भी स्प्रेड हो सकते हैं, और इस तरह से ये पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में प्लांट पैथोजेंस का ये पूरा लेक्चर था।